पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, पिछले 40 से 45 वर्ष तक देश में असाधारण जल संसाधन विकास का समय रहा। विकास तथा आर्थिक प्रगति के लिए पनबिजली उपलब्ध कराई गई। वर्ष 1950-51 में सिंचाई क्षमता केवल 2 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर थी, जो तिगुनी होकर 7.5 करोड़ हेक्टेयर हो गई। खाद्य उत्पादन 5 करोड़ टन से 18 करोड़ टन हो गया। जल संसाधनों के विकास तथा आयोजन के लिए 1987 में राष्ट्रीय जल नीति निर्धारित की गई। इसमें पीने के पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, लेकिन सबसे कठिन काम सूखा और बाढ़ के समय जल प्रबंध है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ चेतावनी के लिए देश में एक नेटवर्क स्थापित किया है, जिससे जान माल की सुरक्षा हो सके। जल संसाधन मंत्री ने ऊर्जा की आवश्यकता पर भी बल दिया है। यह ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण रखते हुए मिलनी चाहिए और इसके लिए हमेशा उपयोग में आने वाली ऊर्जा है, जिसे हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कहते हैं। घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों में जितनी ऊर्जा लगती है, उसका आधा भाग ईंधन की लकड़ी से आता है। इसके कारण वन काटे जा रहे हैं, जिससे ऊपर की मिट्टी व भूमि का क्षरण हो रहा है। उन्होंने जल की किस्म को बहुत महत्वपूर्ण बताया और जल संरक्षण को अत्यधिक उपयोगी और अनिवार्य बताया। विशेषतः आज के औद्योगिक युग में झीलों तथा नदियों का जल साफ रहना चाहिए। केंद्रीय जल आयोग ने निरीक्षण कार्य अपने हाथों में लिया है और सारे देश में इसके 270 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनसे प्राप्त सूचनाएं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय और स्थानीय निकायों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। इस समय सबसे अधिक आवश्यकता कचरा निपटाने के उद्देश्य से सस्ती तकनीकों पर अनुसंधान और विकास की है। यदि हम सारे कचरे के पुनः चक्र में सफल हो जाते हैं, तो नदियों में कचरा बहने से रोका जा सकता है। पिछले कुछ दशकों में देश में एक और महत्वपूर्ण कार्य जल संबंधित पर्यावरण कानून बनाने का प्रयास हुआ है। 1986 का पर्यावरण कानून जल, भूमि, वायुमंडल आदि के सभी पर्यावरण पहलुओं पर लागू होता है। इस कानून में जो कमियां हैं, उन्हें दूर किया जा रहा है, जिससे राज्यों को इसके लागू करने के लिए और अधिकार मिल सकें। उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि हमें वे क्षेत्र चुनने चाहिए जिनमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं। पर यह चयन
बहुत सावधानी से करना होगा। हम कुछ किस्मों की प्रौद्योगिकी का आयात कर सकते हैं ताकि उन्हें और विकसित कर सकें, पर हम बार बार आयात नहीं कर सकते। यह बात महत्वपूर्ण है। औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार में बाधा पहुंचाने वाली बहुत सी बातों को हमने हटा दिया है। इस कारण से अब भारतीय उद्योगों को देश विदेश से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें तो प्रौद्योगिकी के चुनाव जैसे विषयों पर निर्णय अब मुख्यतः उद्योगों द्वारा ही लिए जाते हैं। पुराने अनुभवों की वजह से इस बारे में चिंता होती है कि क्या उद्योग प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक आयात करेंगे। अगर हम आयातित प्रौद्योगिकी में लगातार और बड़े पैमाने पर घरेलू प्रौद्योगिकी को शामिल करना नहीं सीखते और अपनी घरेलू प्रतिभा और संसाधनों के आधार पर बड़े पैमाने पर अपनी ही प्रौद्योगिकी तैयार नहीं करते तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर आप देश में ही नया कुछ नहीं करते, अगर आपके पास अपना कोई अनुसंधान और विकास कार्यक्रम नहीं है, अगर आपके पास अपनी प्रौद्योगिकी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं कि प्रौद्योगिकी 100% आपकी अपनी हो, पर ऐसी हो जिसको आपने सुधारा हो और जिसका भारतीयकरण किया हो, तो आप प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पीछे छूट जाएंगे। आप केवल दूसरों की नकल करते रहेंगे, दूसरों से आयात करते रहेंगे और फिर भी पीछे रहेंगे। ऐसा ही होगा अगर हम अनुसंधान और विकास के आधार का अपनी सीमाओं में अपने ही बल पर विस्तार नहीं करते। अगर पैसों की ज़रूरत है, संसाधनों की ज़रूरत है, तो सबसे पहले इसी क्षेत्र को है। मैं इस प्रश्न को थोड़े दूसरे रूप में रखना चाहूँगा। उद्योगों के क्षेत्र में अधिकाधिक प्रौद्योगिकी करने के मुद्दे को हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और विदेशी मुद्रा की कमी के संदर्भ में देखना होगा। व्यापार असंतुलन को दूर करना अपने आप में महत्वपूर्ण है, पर इसी को लक्ष्य बना लेना पर्याप्त नहीं है। भुगतान असंतुलन की हमारी समस्या तभी दूर होगी जब हम प्रौद्योगिकी का शुद्ध निर्यात करना शुरू कर देंगे। और यह मैं भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के सामने एक चुनौती के रूप में रख रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, एक राष्ट्र के रूप में क्या हम वर्तमान शताब्दी के प्रथम दशक तक प्रौद्योगिकी के शुद्ध निर्यातक बन जाने का लक्ष्य अपने लिए निर्धारित कर सकते हैं? हमें ऐसा करना ही होगा क्योंकि विकासशील देशों ने पहले से ही अपनी जिम्मेदारियां तय कर रखी हैं। हाल ही में हुई बैठक में भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विकास की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। मैंने
मन में इरादा किया था कि मैं 10वीं योजना में ऐसा करूँगा। इसे मैं भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के सामने एक चुनौती के रूप में रखना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि एक कार्य योजना बनाई जाए। उद्योग और वैज्ञानिक संस्थाएं मिलकर बहुत जल्दी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कुछ सार्थक कदम उठाएं। ऐसा विशेष तौर पर उन 2 क्षेत्रों में किया जाए जो हमने चुने हैं, सौर ऊर्जा और जीन बैंक। सच तो यह है कि वैज्ञानिक समुदाय के संपूर्ण सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं यह चुनौती आपके सामने रखता हूँ। भारी संख्या में उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराने के संदर्भ में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अधिकांश लोग गांवों में ही रहेंगे और खेती पर निर्भर करेंगे। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।